बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शंस। ये टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शंस। हमने आज ये देखना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं और इन रेट ऑफ रिएक्शंस का हमारे लाइफ में क्या असर है और हम इनको कहाँ तक हमारे डेली रूटीन में इनका कोई यूज़ है या नहीं है, ये सारी बातें हमने देखनी है। पहली बात तो यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेट का क्या मतलब है। जब हम किसी भी प्रोसेस को या किसी भी वर्क को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, किसके साथ? टाइम के साथ। प्रोसेस टू रिलेट विथ टाइम, टाइम के साथ जब हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी अमल को हम टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हम रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रेट का ये मतलब है कि कितने मिनट्स में, कितने घंटों में ये फला काम हुआ है। रिएक्शन का क्या मतलब फिर? रिएक्शन भी एक प्रोसेस है। रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस इन विच केमिकल्स मेक बॉन्ड, इसको रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि एक रिएक्शन मुकम्मल हो रहा है, मुकम्मल हो चुका है, इसके मुकम्मल होने में कितने मिनट्स लगे हैं, इसके मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेनेशन की कोशिश करते हैं तो जनरल रिएक्शन लेते हैं। एक जनरल रिएक्शन है, जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट ए है, बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने की वजह से अब शुरू में ये जो रिएक्टेंट ए है ये 10 मोल है और जो रिएक्टेंट बी है ये जो है ये 5 मोल है। ये 5 मोल है। हमने इन दोनों का अभी तक मिलाया नहीं है, इस वजह से ये भी 0 है और ये भी 0 है। प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक इनको मिलाया ही नहीं है, इनका हमने अभी तक रिएक्शन करवाया नहीं है, तो 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सपोज़ हम 10 बजे का टाइम ले रहे हैं कि टाइम हमने रिएक्शन करने से पहले टाइम नोट किया है, वो 10 बज रहे हैं और हमारे पास ए की कंसंट्रेशन 10 मोल है, बी की कंसंट्रेशन कितनी है? बी की कंसंट्रेशन 5 मोल है और टाइम हमारे पास इस वक्त 10 बज रहे हैं। तो हमने अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद हमने क्या किया? हमने इसको चेक किया। कैसे चेक किया? इसको जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो हमें मिला ये है कि प्रोडक्ट की मिकदार यहाँ मैं मेंशन कर दूँ तो और आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें मिला, सी की जो मिकदार हमें मिली
वो मिकदार कितनी थी, वो 2 मोल थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चलता है। डी हमने जब देखा तो ये भी 2 मोल्स बन रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये टोटल जो है ये क्या है, ये 4 मोल्स यहाँ बन रहे थे। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है, यहाँ जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में ए जो है ये 2 मोल कम हो गया, इसलिए ये 8 मोल है। और ये जो दूसरा है, ये जो बी है, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये भी 2 मोल कम हो गया है। अब ये कितना बच गया, ये यहाँ पे 3 मोल बच गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि 5 मिनट गुजरने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब मैं इस टाइम को और आगे ले जा रहा हूँ। अब मैंने टाइम क्या रखा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हमने टाइम बहुत देर के बाद फिर हमने चेक किया। अब कितने मिनट टोटल स्टार्टिंग से गुज़र गए, 20 मिनट गुज़र गए हैं। इस दौरान अगर मैं रिएक्टेंट को चेक करता हूँ तो रिएक्टेंट को चेक करने से ए जो है, ए कितना बच गया है, 2 मोल बच गया है। बी कितने मोल्स बच गए हैं, बी 1 मोल बच गया है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में हमें मिलता है कि सी में, प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि जो सी है, सी में 8 मोल्स हैं, सी में 8 मोल्स हैं। और डी में अगर हम देखते हैं तो डी में 4 मोल्स हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ये बात अब समझ आने लगी है कि टाइम के गुज़रने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। टाइम में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, टाइम और कंसंट्रेशन को, ये एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं, पर यूनिट टाइम हम वैल्यूज़ लेते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction, the change in concentration of reactant or product, the change in concentration of reactants or products per unit time, per unit time, per unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इट इज शोन, ये इट इज शोन एज, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसा शो करते हैं, आर से, शोन एज आर, आर के ज़रिए से शो करते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम कैसे शो करते हैं,
ब्रैकेट के ज़रिए से शो करते हैं, ब्रैकेट के ज़रिए से। चेंज हम कैसे शो करते हैं? डेल्टा के ज़रिए से हम शो करते हैं। अब हमने यहाँ लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं, तो ये टाइम, इसको हम इस तरह लिखते हैं। या फिर अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट भी हो सकता है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा टाइम के साथ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इसके लिखने का तरीका है। अब ये इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ढूंढना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम यूनिट देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने कंसंट्रेशन के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया था, टाइम हमने क्या किया है। यूजुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है। ये इसका यूनिट है। हम अगर लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इनके लिखने का तरीका है, ये आमतौर पे लिखा जाता है। और इसका अगर यूजुअली अगर हम यूनिट ऑफ गैसियस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो गैसियस रिएक्शन में फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं पर सेकंड। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म, अगर वो गैस के शक्ल में है तो फिर हम क्या यूनिट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं एटीएम पर सेकेंड। पार्शियल प्रेशर ले रहे होते हैं आमतौर पे, या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं एटीएम पर सेकेंड, या हम इसको इस तरह लिख रहे होते हैं। ये सारे का सारा हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, उस जनरल रिएक्शन में हम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया। जनरल इक्वेशन हम देखना चाह रहे हैं, इसमें ए है और बी है। अगर इस दौरान रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, प्रोसीड करने के बाद रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बना दिया और ये इस तरह का ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर
हम अगर टाइम ले रहे हैं और यहाँ पर हम अगर कंसंट्रेशन ले रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं और कंसंट्रेशन भी ले रहे हैं। टाइम हम सेकंड्स में लेना चाहते हैं, टाइम्स हम मिनट्स में लेना चाहते हैं, तो वो हम ले रहे होते हैं। वो यूजुअली हम अपने रिएक्शन के मुताबिक चल रहे होते हैं कि हमारा रिएक्शन बहुत फास्ट है या स्लो है। अगर बहुत फास्ट है, अगर फास्ट है और इस तरह फास्ट है जिसको मॉडरेट का नाम दे रहे हैं, तो फिर हम इसको सेकंड्स में लेते हैं। जब कंसंट्रेशन ग्रेटर होता है तो हम रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये कम होते जा रहे हैं और ऐसे कम होते होते फिर एक लेवल ऐसा आता है कि ये इस तरह का एक ग्राफ बना देते हैं। या फिर हम अगर यहाँ पे सिर्फ टाइम को शो करना चाह रहे हैं तो ऐसा करेंगे, ये ऐसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और इस तरह यहाँ आके ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और हम अगर यहाँ से लेके जाना चाहते हैं ऐसे, तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट के लिए है और ये जो ग्राफ है, ये जो हिस्सा है ये रिएक्टेंट्स के लिए है, ये रिएक्टेंट्स के लिए है और ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोडक्ट्स के लिए है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो शुरू में देखें कंसंट्रेशन ग्रेटर है, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। 30 सेकेंड्स के गुजरने पर रिएक्शन बिल्कुल ही ज़ीरो के करीब आ गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। 30 सेकेंड्स के गुजरने के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है। तो ये चेंज जो आ रहा है और हम इसको टाइम के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनके दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स हम देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के हमारे दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अब ये देखें यहाँ पे जो रिएक्शन है, हम सपोज कर लेते हैं कि मैं इधर एक जनरल इक्वेशन बना देता हूँ, जनरल इक्वेशन बना देता हूँ। ये जो जनरल इक्वेशन है ये ऐसा करता हूँ, ए जो है ये रिएक्टेंट के लिए शो करता हूँ और बी जो है वो प्रोडक्ट के लिए शो करता हूँ, बी जो है वो प्रोडक्ट के लिए शो करता हूँ। रिएक्टेंट में ये है
कि स्टार्टिंग में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 10 मोल है पर डेसीमीटर क्यूब, 10 मोल है। और इस वक्त टाइम जो है वो ज़ीरो है, इस वजह से ये 0 मोल है। जब टाइम भी हम स्टार्टिंग टाइम हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम को भी 0 रखा है। अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, टाइम जो है यहाँ पे 10 मिनट गुजरे। टाइम के 10 मिनट गुजरने की वजह से जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन 6 मोल हो गई है और जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन 4 मोल रह गई है। इसके बाद फिर टाइम थोड़ा सा गुजरा, टाइम गुजरने के बाद ये जो है ये टाइम आ गया है, कहाँ आ गया, तकरीबन 20 मिनट, स्टार्टिंग के 20 मिनट बाद। फिर जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जो है ये 2 मोल मज़ीद ऐड हुआ है, 8 हो गए हैं। और यहाँ पे मज़ीद 2 मोल कम हुआ है, तो ये इस तरह ये कम हो गया, ये यहाँ पे कम हो गया। अब हम फिर टाइम ले रहे हैं, यहाँ फिर टाइम आ गया, टाइम अब 30 मिनट हो गया, इसमें ये 9 मोल हो गए हैं और ये जो है ये 1 मोल बच गया है। आपको इस कैलकुलेशन से, इस डेटा से एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पहले 10 मिनट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया है, बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद में जो 10 मिनट गुजरे हैं उसमें जो प्रोडक्ट के बढ़ने की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। प्रोडक्ट उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जिस तेज़ी से पहले 10 मिनट में बढ़ा है। यहाँ प्रोडक्ट उस तेज़ी से कंज्यूम नहीं हो रहा है जिस तेज़ी से पहले 10 मिनट में कंज्यूम हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जो आखिरी 10 मिनट लगे हैं इसमें प्रोडक्ट उस तेज़ी से नहीं बना है जिस तेज़ी से पहले 10 मिनट्स में बना है, और इसी तरह उस तेज़ी से कम नहीं हुआ है जिस तेज़ी से पहले मिनट्स में ये कम हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको अब इसमें समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद 10 मिनट, स्टार्ट करते हुए 10 मिनट के बाद अगर हम रिएक्शन देखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखना चाहते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस पूरे रिएक्शन के दौरान किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस वक्त क्या है, इस को हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction, instantaneous rate of reaction. The rate of reaction, the change in concentration, the change in concentration, change in concentration at any specific interval, specific interval of time is
called instantaneous rate of reaction. Rate of reaction किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको फिर इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। हम फिर इस तरह लिखते हैं कि जो चेंज आ रहा है वो जो है वो क्या है, या हम फिर इस तरह लिखते हैं कि जो चेंज आ रहा है बी में, जो चेंज बढ़ रहा है, जो बी की क्वांटिटी बढ़ रही है वो हम देख रहे होते हैं। तो ये हम लिख देते हैं कि ए और बी, इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी शो कर रहा है, डी जो है, डी ये शो कर रहा है वेरी लिटिल चेंज, माइनर चेंज को शो कर रहा है, माइनर चेंज को शो कर रहा है ये माइनर। और इसी तरह जो चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनर चेंज इन कंसंट्रेशन को देख रहे हैं हम। और अगर यहाँ dt है तो माइनर चेंज इन टाइम को देख रहे हैं। माइनर चेंज में जब हम ये चीज़ें साथ साथ देख रहे होते हैं उसको जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे माइनस लिखने का मकसद ये है, यहाँ पे माइनस लिखने का मकसद ये है कि इसका ये मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और अगर हम यहाँ B के साथ देखते हैं तो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से हम इसको प्लस और माइनस में लिख रहे होते हैं। दूसरा आ जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम फिर ये देखते हैं कि टोटल जो चेंज आया है, जो शुरू से लेकर आखिर तक जो चेंज आया है, उस टोटल चेंज को हम टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर रहे थे। अब देखें यहाँ पे जो रिएक्टेंट में जो टोटल चेंज आया है वो टोटल चेंज कितना आया है, कितना कंज्यूम हुआ है? 9 मोल्स कंज्यूम हुआ है। हम इन 9 मोल्स को जो टोटल टाइम में जो चेंज आया है वो कितना आया है? 0 से लेकर 30 तक। इसका मतलब है 30 चेंज आया। 30 सेकेंड्स हम अगर लेना चाहते हैं तो बहुत कम हो जाएगा। 30 मिनट्स अगर हम ले लेते हैं तो हमारे कैलकुलेशंस में हमें समझने में आसानी हो जाएगी। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका जो जवाब आता है उस जवाब को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखते हैं द टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं? इन विच टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन
चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, इज डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, हम टोटल चेंज इन टाइम ले रहे हैं, तो इसको फिर हम एवरेज रेट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। यहाँ टाइम लिखेंगे और यहाँ कंसंट्रेशन लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, शुरू में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हायर होता है एवरेज रेट से। स्टार्टिंग में क्या होता है? इन द बिगिनिंग instantaneous rate ग्रेटर होता है देन एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट ग्रेटर होता है देन एवरेज रेट। उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है, एवरेज रेट बढ़ जाता है। ये जो है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। इसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हमने ये देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। आपको मालूम है कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन is number of moles per unit volume। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? हम इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये क्या है? ये कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपस में मिल रहे हैं उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम पर यूनिट टाइम से देखते हैं, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम अगर पर यूनिट टाइम से देखते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं या इसको स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको आम तौर पे हम अगर लिखते हैं तो आर से लिखते हैं, और अगर हम कंसंट्रेशन का साइन यहाँ लिखते हैं तो ये ब्रैकेट होता है। जब भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये है कि हम इसको कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, और जब भी ये डेल्टा के शक्ल में लिखा हुआ होगा तो फिर इसको चेंज हम पढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन टाइम, ये बिल्कुल इसी तरह डेल्टा लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं। सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए है। या फिर जब हम डिवाइड करते हैं डेल्टा स्मॉल टी लिखते हैं। स्मॉल टी जो है वो टाइम के लिए है, अगर हम कैपिटल टी लिखते हैं वो टेम्परेचर के लिए है। तो यहाँ चूँकि हम टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए स्मॉल टी लिखते हैं। तो रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमने देखना है कि इसका यूनिट क्या है,
तो हम चूंकि कंसंट्रेशन जब भी लेते हैं तो कंसंट्रेशन किस में, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, मोल। फिर पर वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम, पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को हम लीटर पे लेते हैं या डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, इस वजह से इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ लिखते हैं और इसके लिखने के दो तरीके हैं जो कि यहाँ ऊपर और नीचे लिखे हुए। रिएक्टेंट अगर गैसियस फॉर्म में मौजूद है, इसका अगर हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, यूनिट देखना चाहते हैं, तो फिर हम गैसेस का जो प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, उसको आम तौर पे हम एटीएम में लेते हैं, क्योंकि एटीएम जो है एसआई यूनिट है, इस वजह से इसको एटीएम में लेते हैं, एटीएम पर सेकंड, या इसको इस तरह लिख देते हैं, या फिर इसको लिखने का ये तरीका होता है। जनरल इक्वेशन ले रहे हैं हम, यहाँ ए शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट है और बी शो कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है। अब हम अगर एक ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इस ग्राफ में हमने क्या करना है, इस ग्राफ में हमने जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन लेते हैं। और शुरू में जब हम देख रहे होते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होता जा रहा है प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट तेज़ी से बनता जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम टाइम गुजरता चला जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तेज़ी से कन्वर्जन में चेंज आ जाता है, तो ये उस तेज़ी से कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं और उस तेज़ी से टाइम में भी चेंज नहीं आ रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप का नाम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरे टाइप का जो नाम है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम कोई जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, उस जनरल इक्वेशन में अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ कि ए और बी, तो ये अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम लिखते हैं कि जो रिएक्टेंट है शुरू में उसकी कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन और इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो भी शुरू में स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ इनके स्पीड में फ़र्क आ रहा है। स्पीड में क्यों फ़र्क आ रहा है? क्योंकि कोलिजन में फ़र्क आ रहा है। जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एटम्स आपस में बहुत तेज़ी से कोलाइड कर रहे होते हैं। जितने तेज़ी से कोलाइड कर रहे होते हैं वो उतने तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और शुरू में चूंकि इनकी कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, इस ग्रेटर होने की वजह से इनकी कोलिजन जो है वो भी ग्रेटर होती है। जब कोलिजन ग्रेटर होती है तो फिर प्रोडक्ट तेज़ी से बन रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होना शुरू हो जाता है तो इनके बीच में जो कोलिजन है वो कोलिजन आहिस्ता हो जाता है। आहिस्ता होने की वजह से प्रोडक्ट का रफ्तार भी इंक्रीज़ होने में कमी आती है, रिएक्टेंट के रफ्तार भी डिक्रीज़ होने में कमी आती है। इस वजह से ये अगर हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को हम ले रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कितना चेंज आया है, उस चेंज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको यहाँ पे स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी से यहाँ मुराद ये है कि ये माइनर चेंज इन कंसंट्रेशन है, या फिर जो डी लिखते हैं स्मॉल डी माइनर चेंज इन टाइम है, ये इनके चेंज के लिए आता है। फिर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in which total change in concentration is divided by total change in time। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को टोटल
चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम भी हम जब लिख रहे होते हैं तो इसको फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो बिगिनिंग में अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बिगिनिंग में इंस्टेंटेनियस रेट ग्रेटर होता है, एवरेज रेट कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवरेज रेट ग्रेटर हो जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी तफसील इस टॉपिक से रिलेटेड है। अल्लाह हाफिज़।